नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद। भाई कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? एक बार जुड़ जाएंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त। चलिए बच्चे, जय हिंद भाई, जय हिंद। प्रिया यादव, सभी बच्चों को जय हिंद, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। जय हिंद भाई, जय हिंद प्यारे बच्चों। गुड आफ्टरनून भाई। बाल मुकुंद जी, मिश्रा जी, विश्वकर्मा जी, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए, अनिरुद्ध, अनुराधा सिंह, राधे राधे। हरविलास बघेल, मनीष, नीतीश, सौरभ, कमलेश, कुटुल, सुधीर, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। ठीक है, तो बेटा आज हमारी जो अगला नेक्स्ट कहानी है वो है बच्चों, यह है दंतुरित मुस्कान तथा फसल। ठीक है, तो आपको नाम नजर आ रहा होगा, यह है दंतुरित मुस्कान। तो ये दंतुरित मुस्कान समझते हैं, जो छोटा सा बच्चा होता है ना, और वो खिलखिला के हंसता है, तो ऐसा लगता है कि सारी जितने भी दिमाग में वाला टेंशन है वो दूर हो जाती है बच्चे की खुशी को देख करके। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर के बेटा नागार्जुन जी ने बताया है, और इसमें फसल का भी बेटा जो अस्तित्व होता है वो कैसे कैसे होता है, नदियां उसे कैसे पानी देती हैं, किसान उसमें कैसे परिश्रम करता है ना, सब लोग उसको कैसे सींचते हैं, सारी बातों को इसके माध्यम से बताया है। बड़ी ही छोटी सी कहानी है लेकिन सुंदर बहुत है ना। याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छे से आंसर देंगे और पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। तो बेटा सबसे पहले जान लेते हैं हम नागार्जुन जी के बारे में। ठीक है ना, तो बेटा इसके लेखक कौन है, आपको नाम याद रखना है। इसके लेखक हैं प्यारे बच्चों नागा अर्जुन। कौन है बेटा? नागा अर्जुन। ठीक है बेटा, नागार्जुन, जिनको वेदनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वेदनाथ, वेदनाथ के नाम से भी, नाम से भी जाना जाता है। वेदनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर जी इनको वेदनाथ क्यों कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा था जब नागार्जुन जी के जो पिताजी थे बेटा, उन्होंने इनका नाम वेदनाथ रखा था। वो क्यों रखा था? वो इसलिए रखा था, जब इनका जन्म हुआ था तो इनसे पहले इनकी माँ को 4 बच्चे और हुए थे, है ना। 4 इनके बहन भाई और हुए थे, लेकिन बेटा वो क्या रहा, भगवान की क्या करनी रही, ऊपर वाले की क्या करनी रही, जिसके कारण वो बच्चों, वे बच्चे जो इनके बहन भाई थे वो बच नहीं पाए थे। तो ये 5वीं संतान थी अपने पिताजी की, अपने माता पिता की। तो इनके पिताजी ने ये सोचा कि भाई अब जब हमारा 5वां बच्चा जन्म लेगा, 4 बच्चे तो हम खो चुके हैं, वो तो सिर्फ हमारे लिए एक उपहार के रूप में मिले और हमसे खो गए, है ना, नहीं वो हमारे पास रहे। तो प्यारे दोस्त, फिर क्या होता है, इनके पिताजी बैद्यनाथ का एक मंदिर होता है ना बच्चों। भगवान शिव के इनके पिताजी उपासक होते हैं। वो कहते हैं प्रभु मैं तुम्हारे ऊपर ही संतान को छोड़ता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है बच्चों, कि मैं तुम्हारे नागार्जुन, अच्छा बेटा ऊ की मात्रा नहीं लगी है, इसमें ऊ की मात्रा लगी, नागार्जुन, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारे ऊपर इस संतान को छोड़ता हूं, यदि इसमें मेरा साजा होगा तो ये बच जाएगी, वरना ये संतान भी तुम्हारी है। मेरे पास जब 4 बच्चे ही नहीं बचे तो इसका ही मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो इस बच्चे के लिए उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने भगवान के नाम पर छोड़ दिया कि यदि जीवित रह गया तो ठीक है, वरना ये भी मेरे पास नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों, जब ये जीवित रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता, ये भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ सही रहता है, तो इन्हें कुछ नहीं होता, इसलिए इनको बेटा वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? सिंपल सी बात पता लग गई कि बच्चों इनके 4 बहन भाई मर गए थे, इसलिए इनके पिताजी ने इनको भगवान के सहारे पर छोड़ दिया था कि यदि बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई करा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए इनको वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो बेटा आपसे पूछा जाएगा इनका जन्म कोई बच्चा बताएगा? जन्म और मृत्यु के बारे में कोई मेरा प्यारा बहन भाई बताएगा दोनों आंसर। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो बेटा 30 जून 1911 को
30 जून 1911 को इनका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था बेटा मधुबनी जिला, है ना, मधुबनी जिला। ठीक है बेटा, मधुबनी जिला है, जिसमें एक गांव पड़ता था बच्चों, जिसमें एक गांव पड़ता था सतलखा। गांव का नाम था सतलखा। ठीक है, और बच्चों ये सतलखा क्या था? ये इनका ननिहाल था। बच्चों ये इनका ननिहाल था, इनका पैतृक गांव नहीं था। इनकी माता का जो बेटा गांव था, जहां इनकी मम्मी का पीहर था, मायका था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, तो याद रखना इनका ननिहाल था। आपसे पूछा जाएगा इनका पैतृक गांव बता दीजिए। यदि आपसे पूछा जाए कि इनका पैतृक गांव कौन सा था, पैतृक गांव, तो प्यारे बच्चे पैतृक गांव था इनका दरभंगा जिले में। दरभंगा जिला है बिहार में, वहां था बेटा, है ना, दरभंगा जिला। ठीक है बच्चों, कौन सा जिला? दरभंगा। और गांव का नाम पूछेगा तो बेटा गांव का नाम था तरौनी। तरौनी गांव का नाम था बेटा। ये इनका अपना गांव था, पैतृक गांव था, बिहार। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा इनकी मृत्यु कब हुई, तो बेटा याद रखेंगे मृत्यु कब हुई थी बच्चों? मृत्यु का सन आपको याद होना चाहिए, 5 नवंबर 1998 में। 5 नवंबर 1998 में। सर स्टेट कौन सी लगती है बेटा? स्टेट अपना बिहार ही लगेगा। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे दोस्त। तो प्यारे बच्चे ये बात आपको याद रखनी है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। फिर आपसे एक बात पूछी जाएगी कि भैया एक बात बता दीजिएगा, इन्होंने साहित्य में कदम कब रखा था? तो बच्चों लिख देना, इन्होंने साहित्य में जो अपना कदम रखा था, साहित्य जो सेवा शुरू की थी, साहित्य सेवा की शुरुआत जो इन्होंने की थी, वो की थी बेटा 1945 में। 1945 से इन्होंने साहित्य सेवा शुरू की थी। फिर एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था बेटा? तो वो बड़े एक निर्धन से किसान थे, पंडित थे, गोकुल मिश्र इनके पिता का नाम था। और फिर पूछा जाएगा कि आप ये बताइए इनकी माता जी का नाम क्या था? तो बेटा माता जी का नाम भी लिख लेंगे। माता जी का नाम था बेटा उमा देवी। माता जी का नाम क्या था मेरे बच्चे? उमा देवी। क्या था बच्चों? उमा देवी। अब बात आती है कि इनकी पत्नी, वाइफ का नाम क्या था? हाँ सर, पैसेज को गद्यांश भी कहा जाता है क्या? बिल्कुल बेटा ऋषभ मिश्रा, बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी छोटी छोटी बात है, आप भी अच्छे से ध्यान रखिए। हम बेटा पैसेज को गद्यांश ही कहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, फिर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी भी आपको याद रख लीजिए, पत्नी का नाम भी याद रख लीजिए, अपराजिता। पत्नी का नाम था बेटा अपराजिता। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? अपराजिता देवी। अपराजिता देवी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो ये बात बताओ, यहां तक आपको सभी चीजें समझ में आ गई? बताइए मेरे बच्चों, गोकुल मिश्र बेटा इनके पिता का नाम था। ठीक है ना, गोकुल मिश्र इनके पिता का नाम, उमा देवी इनकी माता जी का नाम, और पत्नी का नाम था बेटा अपराजिता देवी। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर एक बात और याद रखेंगे, आपसे इनकी कभी मुख्य रचनाएं भी पूछ ली जाए तो बेटा वो भी याद रखना। मुख्य रचनाएं क्या है बेटा? मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो बच्चों वो कौन सी थी? युगधारा लिखेंगे, युगधारा सतरंग पंखों वाली, सतरंग पंखों वाली। ठीक है, एक, और बेटा दूसरी ये हो गई
आगे चलेंगे, सतरंग पंखों वाली। प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। एक बेटा इनकी तालाब की मछलियां, तालाब की मछलियां भी इन्हीं की रचना है, मछलियां। ठीक है, तालाब की मछलियां। और बच्चों, तुमने कहा था, एक है तुमने कहा था। गुलाबी चूड़ियां, गुलाबी चूड़ियां। हिमालय की बेटी या हिमालय की बेटियां हैं, हिमालय की बेटियां। बेटा ये भी याद रखना है ना, बिल्कुल। अकाल, बेटा अकाल और उसके बाद, ठीक है, अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद। ठीक है बच्चे, अकाल और उसके बाद। ठीक है, अकाल और उसके बाद। और एक मेरे बच्चों क्या है, बादल को घिरे देखा, बादल को घिरे देखा, ये भी याद रखना। बादल को घिरे या घिरते देखा, ये भी इन्होंने लिखी है। बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा, ये भी नहीं की है। तो बच्चों ये बड़ी सुंदर सी रचनाएं हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, सब लोग इन्हें याद रखना। सर जी दरभंगा जिला, हम भी गांव में से हैं। तो भैया अच्छा, आप भी वहीं से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा। सब लोग खाना खा लीजिए भाई, तुम खा लीजिए, स्टीमर महोदय खाना खा रहे हैं थोड़ा सा, मैंने कहा खाइए। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल। चले आगे। तो आइए बेटा, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है, सभी प्यारे बच्चों को। चलिएगा, चले बेटा, अब चलते हैं इनकी कहानियों के पास। हाँ, हजार हजार बेटियां, बिल्कुल मेरे बच्चे। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि एक बच्चे से जुड़ी हुई यहां पर अपने भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये बात आप समझिएगा। और कवि का नाम बेटा आपको पता लग गया है, कौन है, नागार्जुन है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनको बेटा बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल। अभी तक रिकॉर्ड क्लास देखता था संदीप, बेटा आ जाइए। तो प्यारे बच्चे देखो, यहां से इस बात को हम पढ़ना शुरू करते हैं, बातें नहीं करेंगे, सब लोग ध्यान से समझेंगे। बड़ी छोटी सी पंक्ति है, ज्यादा बड़ी पंक्तियां नहीं है, बड़ी सिंपल सी है यार, याद रखो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा ये कहता है, यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, तो दंतुरित मुस्कान का मतलब समझते हैं, छोटा बच्चा जब हंसता है, खिलखिलाता है, तो कितना सुंदर दृश्य होता है, उसके दांत दिखते हैं, है ना बच्चों, बिल्कुल। तो बच्चों ये कह रहा है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब ये तुम्हारी जो सुंदर बच्चे की, जो क्यूट से बच्चे की मुस्कान होती है, यदि कोई बच्चा मर भी गया है, सॉरी, यदि कोई व्यक्ति मर गया है ना, तो वो भी हंसने लगेगा। तो ये बात यहां पर ये बता रहा है कवि, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, वो भी जाग जाएगा, वो उसमें भी जान पड़ जाएगी, वो भी जिंदा हो जाएगा यदि आपकी इस हंसी को देखेगा। ठीक है ना बच्चों। फिर ये क्या कहता है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मतलब जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है, और जब वो धूल में सना हुआ होता है, पूरा उसका मुंह धूल में लगा हुआ हो, तो कवि यहां पर उस दृश्य को देखकर ये कह रहा है कि जब तुम धूल मिट्टी में खेल करके पूरे सने हुए आते हो, सारे उस मिट्टी में सने रहते हो, तो उस तुम्हारे भेष को देख करके मुझे ये लगता है कि तालाब से कमल छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। क्योंकि बेटा जलजात का मतलब होता है कमल,
है ना। जलजात का मतलब है कमल, कि कमल भैया किसको छोड़कर, तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं। मुझे ऐसा व्यक्त होता है जब बच्चा खेल करके गंदा होकर के धूल में सना हुआ आकर के मेरे पास आता है। ठीक है, बिल्कुल। पार, परश पार पाकर तुम्हारा ही प्राण, ठीक है ना। पास तुम्हें पाकर मुझे आज बहुत अच्छा फील होता है, मैं उस खुशी को बता नहीं सकता कि उसका मुझे एहसास कैसे होता है। ठीक है, पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण, ठीक है, कि तुम्हारे उस हंसी जैसे चेहरे को देख करके जो व्यक्ति बड़ा कठिन हो, कठोर हृदय वाला हो, वह भी क्या होता है बेटा, पिघल जाएगा। और वो भी प्यार की जो अंदर, उसके अंदर जो तुम्हारी निर्मलता है उसे देख करके बड़ा अच्छा महसूस करने लगेगा, खुश हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा पिघलने का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है और आप उससे कहते हैं अंकल जी प्लीज मुझे इस काम को करा दीजिए, मेरे से गलती हो गई, तो वो भी कहेगा यार बच्चे ने गलती तो कर दी लेकिन इसे माफ कर दो। वो भी पिघल जाएगा यार एक दिन, है ना। तो बच्चों यही बात इसने कही है कि पत्थर भी पिघल जाएगा तुम्हारी इस मुस्कान को देख करके, तुम्हारे इस सुंदर चेहरे को देख करके, तुम्हारी सुंदर बातों को देख करके। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, छू गए तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस था कि बबूल। तो इसमें चीज पंक्ति का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग। ये कह रहे हैं छू गए तुमसे कि झरने लगे, झरने का मतलब टूटने लगे, है ना, शेफालिका के फूल। तो शेफालिका के फूल जानते हो बेटा, ये रात की रानी जो होती है, जिसे हम लोग रात की रानी वाला फूल बोलते हैं, रात की रानी। ठीक है ना, रात की रानी का फूल जो होता है बेटा उसे शेफाली बोला जाता है इंग्लिश में, है ना। और बेटा वैसे इसे हम क्या बोलते हैं, पारिजात, पारिजात, है ना। हिंदी में इसे पारिजात का फूल बोलते हैं। तो याद रखना दोनों प्रकार से आप लोग। ठीक है बच्चों, रात की रानी या बेटा हिंदी में आप इसे पारिजात के नाम से भी जानते हैं, और इसे इंग्लिश में हम शेफाली का फूल कहते हैं। कि तुम्हारे इस सुंदर चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर, तुम्हारे उस गंदे भेष को देखकर ऐसा लगता है, कल्पना करिए इसने यहाँ पर, जैसे बबूल के पेड़ से भी क्या होने लगे हों, शेफाली के फूल झड़ने लगे हों। मतलब इतना, बबूल का फेल से बेटा जो फूल आता है कड़वा होता है, लेकिन उसमें से भी वो किस चीज को महसूस कर रहा है, रात की रानी के फूल को, पारिजात के फूल को। मतलब उसकी तुलना उसने बहुत ही सुंदर तरह से की है। ठीक है ना बच्चों। अभय, अभय दुबे सर यह आज समझ नहीं आ रहा बेटा, इसमें समझने को तो कुछ है ही नहीं यार, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बच्चे की बात है इसमें तो, है ना। अभी इसका हिंदी अनुवाद है, वहां से समझ लेना, वहां पर पढ़ाऊंगा उसे भी। ठीक है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, है ना। जो कवि होता है वो अपने बच्चे के लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसके 4 बच्चे बेटा मर गए थे उसके भाई के, उसके मतलब उसके जो बहन भाई थे, है ना, वेदनाथ जी के, तो उनके ऊपर इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं, याद रखिए। फिर ये कहता है देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष का मतलब है लगातार, अनिमेष का मतलब क्या होता है बेटा, लगातार, बिगर पलक झपकाए जो देखता रहता है, लगातार देखना, लगातार देखने का मतलब है देखना, है ना, अनिमेष। थक गए हो आंखें लो मैं फेर, यदि तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, तुम मुझे भी पहचान नहीं पाए हो, तो मैं आंखें फेर लूं, क्या मैं पीछे को हट जाऊं। ठीक है, फिर कहता है क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ कोई नहीं, यदि पहली बार कोई मुझे देख करके पहचान नहीं पा रहा तो उसके लिए कोई बात नहीं है। हाँ बेटा वो पूरी हो गई संदीप। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, तो मेरे बच्चे मैंने सकता देख ना, सॉरी मैंने पाता जान। तो यहां पर ये बात कह रहा है कवि बच्चे के लिए, यदि तुम्हारी माँ इस बात का माध्यम ना बनती, मुझे जन्माना ना चाहती, मेरे बारे में ना बताती, तो तुम कैसे पहचानते। ठीक है, तो ये यहां पर बेटा कवि माँ को एक क्या कह रहा है, माँ को माध्यम बता रहा है बच्चे को कवि से जनवाने का, उसके बेटा उसके बारे में सारी चीजें समझाने का, कि माँ ही तुम्हें बता रही है उंगली करके कि ये वो है, इनको पहचानो, इनको जानो। ठीक है ना, बिल्कुल। तो भैया फिर क्या कहता है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, ठीक है, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी माँ भी, जिसने मेरी पहचान कराई, जिसने मुझे जनवाया कि ये कौन है, उसके बारे में बताया। ठीक है, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, ठीक है ना, प्रवासी होता है बेटा जो बाहर का होता है, जिसे जान नहीं पाते हम लोग। ठीक है बच्चों, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, ये जो
तुम्हारे सामने एक नया व्यक्ति आया है, एक अतिथि होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, जिसकी आने की तिथि का ज्ञान नहीं होता है, तो वो तो हमारे लिए अनजान है। लेकिन माँ बच्चे से जनवा रही है कि ये कवि कौन है, ये तुम्हारे पिता हैं या कौन है, उनके बारे में बता रही है। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ बेटा, 4 बच्चों की उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। माँ की उंगलियां बता रही हैं कि ये कौन है, संपर्क करा रही हैं उनसे। बेटा दंतुन मिस्टर आफ्ताब आलम, बेटा दंतुनित का मतलब नहीं समझ पाए आप? जब छोटा बच्चा हंसता है तो उसके जो दांतों से मधुरता जो व्यक्त होती है, सुंदरता जो व्यक्त होती है, वो। ठीक है, बिल्कुल। देखते तुम इधर कनखी, कनखी का मतलब समझते हो? तिरछी नजरों से, तिरछी नजरों से, तिरछी नजरों से देखते रहोगे तुम तिरछी नजरों से, और होती जबकि आंखें चार। जब तुम तिरछी नजर से देख रहे थे, तुम पहचान नहीं पा रहे थे, और तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें बताया कि ये कवि कौन है, तो तुम तिरछी नजरों से देखते देखते तुम्हारी आंखें चार हो गई और तुम मुस्कुराने लगी। ठीक है, जब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, कि ये तुम्हारी जो छवि, तुम्हारी जो मुस्कान है मेरे मन को मोह लेती है और मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं क्या कहूं। वो तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हारी पहचान, जिसने तुम्हें ये बताया कि मैं कौन हूं, अपने पिता के बारे में समझाया। कवि वहां पर बेटा पिता का कार्य कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बच्चे के लिए बता रहे हैं वो। तो अब देखो इसकी हिंदी के बारे में भी जानिएगा, ये इसकी हिंदी है। तो इस कविता में कवि नागार्जुन शिशु की मनोहारी मुस्कान का वर्णन करते हुए बताया है कि उसकी मुस्कान मृतक प्राणी में भी जान डाल देती है। ठीक है, धूल से सना हुआ शिशु शरीर देखकर कवि को लगता है कमल का फूल तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल रहा है। शिशु की मुस्कान इतनी निर्मल होती है कि वह कठोर हृदय वाले प्राणी को भी कोमल हृदय वाला बना देती है। चाहे किसी का दिल कितना ही पत्थर का हो, यदि कोई बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो बच्चों ये बता रहा है यहाँ पर कवि कि उसकी मुस्कान उसको कोमल हृदय वाला बना देती है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बात आप समझिएगा। उसके स्पर्श मात्र से ही, इसमें छूने मात्र से ही बबूल से भी शेफाली के फूल झरने लगते हैं। उस जैसे ही हमको स्पर्श करता है, हमको छूता है, हमारी तरफ हंसता है, तो ऐसा लगता है। क्या बेटा? स्वास्तिका कह रही है सर जी रिकॉर्डेड देख लूंगी। ठीक है बेटा, अपने समय के अनुसार देख लेना। तो वो कह रहा है जैसे बबूल से भी शेफाली के फूल झरने लगे हों, इतनी खुशबू आ रही है उनकी बातों से, है ना? बिल्कुल। शिशु पहली बार मिलने पर कवि को पहचान नहीं पाता, बिल्कुल नहीं पहचान पाता। निर्निमेष देखता रहता, बिना पलक झपकाए देखता रहेगा, आंखें फाड़ फाड़ के, कौन है ये, कौन है? लेकिन मां द्वारा शिशु का परिचय पिता से करवाने पर कवि शिशु की मां के प्रति आभार प्रकट करता है। जब शिशु अपने पिता को पहचान गया तो वह उनकी ओर कनखियां मतलब बेटा तिरछी नजरों से देखता है और नजरें मिलते ही मुस्कुरा उठता है। तो ये इस पंक्ति का पूरी का सार है बेटा, याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं बेटा आगे हम। अब इसका जो दूसरा भैया पंक्तियां जोड़ी हैं कवि ने, वो जोड़ी है बेटा फसल की। ये पूरी कविता थी यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल। तो बच्चों फसल को देखिएगा। गुड़िया यादव, सर जी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ सर जी मन नहीं करता पढ़ने का। प्रिया रंजन कुमार, बेटा इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रिया रंजन जी, जिस बच्चे का पढ़ने के लिए मन नहीं करता, या तो वो सोचता क्या, या तो वो बहुत बड़े बाप की औलाद है ना, उसके पिताजी बहुत बड़े मालदार हैं, या फिर बच्चों उसने अभी अपनी माँ का, अपने पिता का दुख नहीं देखा। वही व्यक्ति पढ़ाई से मुंह फेरेगा। वरना जिसने एक बार अपनी माँ बाप की दशा को समझ लिया है ना बच्चों, अपने घर को देख लिया, बेटा वो जरूर पढ़ेगा। वो उस दिन ही ठान लेता है कि मुझे भी कुछ करना है। ठीक है ना? तो बच्चों याद रखिएगा, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारे घर की हालत तुम्हारी नौकरी सुधारेगी। तुम्हारी माँ की फटी हुई साड़ी तुम बदलोगे, तुम अपने पिता का फटे हुए चप्पल, जूते, कपड़े तुम बदलोगे। तो मेरे दोस्तों याद रखो, ठीक है ना? चलिएगा
बेटा मन लगाओ, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, जिंदगी खत्म हो जाएगी मेरे भाई, कुछ भी नहीं मिल पाएगा हमको। बेटा ग्रामर कब मिलेगा? ग्रामर जैसे ही इसे खत्म होते ही तुरंत मैं सारी ग्रामर, जो भी ग्रामर है सारी पढ़ाऊंगा, परेशान हो। बेटा अभी तो कोर्स आपका शुरू ही हुआ है, अभी से आप सारी चीजें चाह रहे हैं। क्या कभी जीवन में ऐसा होता है रोटी बनते ही मुंह में चली जाती है? पहले वो सिकती है ना, सिकती है, फिर उसे थोड़ा ठंडा किया जाता है, तब उसे खाया जाता है। बेटा ऐसा ध्यान रखो, ऐसे बड़े हो गए हो आप, ठीक है। चलो, तो एक के नहीं, दो के नहीं। देखो कवि क्या कह रहा है, समझेंगे। कवि कह रहा है फसल के ऊपर क्या बोल रहा है बेटा, कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। जब फसल पैदा होती है तो उसमें एक का ही परिश्रम नहीं होता, दो का ही नहीं होता, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू होता है, ठीक है ना। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। मतलब इसमें लाख लाख, कोटि मतलब करोड़ों हाथों की गरिमा होती है। वो सब इस पे काम करते हैं, सब इसमें परिश्रम करते हैं, तब जाकर फसल पैदा होती है, ठीक है। फिर कहता है एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म फसल क्या है, ठीक है ना। गुण धर्म, ठीक है बच्चों। हाँ, फसल क्या है? और तो कुछ नहीं वह नदियों के पानी का जादू है वह, ठीक है। फसल और कुछ नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों का परिश्रम, बहुत सारे लोगों की मेहनत जो होती है वो उसको उगाती है। जब उसमें पैदावार होती है वो फसल होती है। अनेक नदियों का पानी उसमें लगता है, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यहां पर कवि बता रहा है। फिर आगे क्या कहता है, हाथों के स्पर्श की महिमा। हाथों के स्पर्श की महिमा मतलब परिश्रम जो करते हैं सब लोग, उनकी महिमा। भूरी काली संधली मिट्टी, बेटा यहां संधली मिट्टी के लिए प्रयोग हुआ है, का गुण धर्म है। जो हमारी मिट्टी होती है, जिसे उपजाऊ बनाया जाता है, जिसमें लोग परिश्रम करते हैं, जिसमें हवा, पानी, नदियों का जल लगता है, जब पैदावार होती है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, मतलब सूरज की जो किरणों का जो रूपांतरण होता है, उसका प्रभाव फसल पर पड़ता है। जब फसल में अच्छा पैदावार होती है, फसल उगती है, ठीक है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर ये बात है कि सूरज की किरणों का रूपांतरण और सिमटा हुआ संकोच और हवा की थिरकन फसल में जान डालती है, फसल को ऊर्जा देती है, फसल को सांस देती है, फसल तब पैदावार होती है। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो देखो ये कितना छोटा से सार में बताया है सारी चीज को। कवि ने फसल को प्रकृति व मनुष्य के परिश्रम का फल मानते हुए कहा है कि मनुष्य की मेहनत होती है ना, जब ही तो फसल होती है। मानते हुए कहा है कि फसल अनेक नदियों के पानी और कृषक जो किसान के परिश्रम का परिणाम है। इसके अतिरिक्त मिट्टी के गुण धर्म, लाखों करोड़ों मनुष्य के स्पर्श की महिमा, सूरज की किरणों का रूपांतरण, हवा की थिरकन, जो हवा बहती है धीरे धीरे सलिल, ठीक है, प्रभाव के कारण फसल का अस्तित्व है। वरना कोई ऐसा थोड़ी है आपने खेत जोत दिया, उसमें बीज बिखेर दिया, फसल हो जाएगी यदि आप उसे पानी ना लगाएं, आप उसमें मेहनत ना करें, निराई गुड़ाई ना करें, और बेटा सूर्य भगवान यदि उस खेत की तरफ से मुंह मोड़ ले तो फिर कैसे फसल हो जाएगी। हवा बिल्कुल ना चले उस फसल की तरफ तो हो सकती है बिल्कुल बीज वहीं नष्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो बच्चों यही आज की कविता थी, यही था आपकी कविता का सार। इसके ऊपर कुछ बेटा एग्जाम्पल हैं। हैप्पी नाथ तिवारी, सर हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते। बेटा आपके कमेंट्स का जवाब मैं देता हूं हमेशा, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए हर बच्चा अलग है, मेरे लिए इस क्लास में कोई भी बच्चा है, सभी बच्चे मेरे लिए मेरे दिल के टुकड़े हैं दोस्त। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपका कमेंट पढ़कर ही आपसे कोई मतलब कि आपको इग्नोर कर रहा हूं। बेटा मेरा मतलब है सिर्फ आपको पढ़ाना, ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों यहां पर एक बार इसको पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, एक नहीं दो नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है फसल, ठीक है। एक नहीं दो नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों स्पर्श की गरिमा है फसल, कि अनेक लोग उसमें मेहनत करते हैं, किसान पूरी जान लगा देता है ना। एक नहीं दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण और धर्म होता है फसल। यदि मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो फसल नहीं होगा, ठीक है बेटा। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह नदियों के पानी का जादू है वह,
ठीक है मेरे बच्चे, यदि नदियों का पानी ना मिले तब भी फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और बेटा हाथों की स्पर्श की महिमा है फसल, किसान इतने दिन रात मेहनत करता है उसमें बेटा, तभी तो फसल पैदा होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है फसल। ठीक है, रूपांतरण सूरज की किरणों का, सूरज की किरणों का जो रूपांतरण होता है, और बेटा धीरे धीरे हवाओं की थिरकन जो होती है वह है फसल। यही चीज इसमें एग्जामिनर ने बताई है। ठीक है, बिल्कुल। आइए बेटा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उन्हें एक बार मुझे सभी लोग आंसर करेंगे, बताइएगा। क्योंकि छोटी सी कविता है बेटा, एक दिन में खत्म हो जानी चाहिए, बेफालतू में समय खींचे उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, बताएंगे। तो कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? बताइए बेटा, वृद्ध की, बूढ़े आदमी की नहीं, युवक की नहीं, युवती की नहीं बेटा, बच्चे की। सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। मैथ में बहुत टेंशन हो रहा है बेटा, मैथ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़ा साधारण सा टॉपिक होता है यार, मैथ तो जुगाड़ी सब्जेक्ट होता है, सब लोग कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन आता है बेटा, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? एकटक का मतलब एक आंख से देखे ही जा रहा है, आंख खोल के कौन आ गया, कौन है नया व्यक्ति, कौन है अतिथि, मैं तो हम तो इसे जानते भी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा लड़की, किसान, शिशु, मेहमान। तो बेटा एकटक, एकटक का मतलब उसे लगातार देखना, कंटिन्यू देखे जा रहा है ना। तो प्यारे बच्चों, लड़की थोड़ी देख रही है, किसान थोड़ी देख रहा है, मेहमान थोड़ी देख रहा है, शिशु देख रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। कौन देख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? शिशु देख रहा है बेटा, शिशु। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे की दंत्रित मुस्कान किसमें जान डाल देगी? बताइए बेटा। रोगी में तो आपने पढ़ा था कि जिसकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई जिस व्यक्ति की, मृत्यु होने वाले व्यक्ति में भी, मृत्यु होने वाले व्यक्ति में भी, होने वाले व्यक्ति में भी जान डाल देगी बेटा। ठीक है ना बच्चों, मृत व्यक्ति में भी, किसमें मेरे बच्चों? मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देगी एक शिशु की मुस्कान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 14, सॉरी 4। कविता में झोपड़ी, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? सभी प्यारे बच्चे बताइए। झोपड़ी में फूल खिलना, भाई झोपड़ी में कमल खिलना, फूल खिलना, ए आंसर तो होगा नहीं बच्चों। पैसे कमाना नहीं बच्चों। अमीर होना नहीं बेटा। गरीबी में भी आनंद। ठीक है ना। तो कवि ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जब वो बच्चा खेलने के लिए सनकर मिट्टी में आता है, पूरा मिट्टी में सना होता है ना, तो मेरे अंदर से ये भाव व्यक्त होते हैं जैसे मेरी झोपड़ी में भी कमल खिल गया हो। मैं एक गरीब व्यक्ति हूं और मेरे यहाँ कमलों की बेटा खेती हो गई है, अंदर कमल खिल गया है, तो मेरे गरीबी में भी आनंद पैदा हो गया है। ऑप्शन नंबर डी वाला प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बेटे प्यारे बच्चों 5, बच्चे की मुस्कान में किससे पिघलाने की शक्ति है? बर्फ को, क्रोध को, कठोर व्यक्ति का मन या पत्थर? बताइए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, जो ये बच्चे की जो मुस्कान है किसको पिघला सकती है? बोले। क्वेश्चन नंबर 3 में सी नहीं होगा सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में सी नहीं होगा बेटा, सी थोड़ी है मेरे बच्चे, डी है ये तो। मृतक में जान डालेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा डी आंसर लगाइएगा। ठीक है, 5 का आंसर बताइए बेटा, 5 का। तो बच्चों कठोर व्यक्ति का मन, आंसर नंबर सी आपका राइट हो गया। ठीक है ना। कठोर व्यक्ति के मन को भी, जिसका कठोर हृदय है, कठोर मन है, यदि कोई बच्चा उसके सामने हंसता है तो वो भी बच्चे क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा उसकी शक्ति से। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर बेटा, जलजात किसे कहते हैं बताइए, जो जल में जन्म लेता है, ठीक है ना। और मछली को पूछे तो बेटा जल जीवन कहना, कभी ये समझ लो जल जीवन बोला जाता है मछली को, और जलजात कहा जाता है कमल को। ठीक है, दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण, पाषाण का मतलब होता है बेटा पत्थर, पत्थर भी पिघल जाएगा। जिसका हृदय पत्थर जैसा है, बिल्कुल भी कोमल नहीं है, वो पिघल जाएगा। ठीक है सर, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में सी लिख दिया। नहीं बेटा, डी आंसर है, वो तो बेटा अभी दिखाया तो है पीछे आपको, अब भी बेटा डी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में जान डाल देगी, मृतक में। अच्छा, अरे यार आप लोग इसको कह रहे हो, चलो अच्छा मैंने सी जो लिख दिया, डी बेटा डी, ये डी वाला आंसर मैंने लॉक किया हुआ है बिल्कुल। अच्छा सॉरी भाई दोस्तों, तो आगे आते हैं, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा मेरे बच्चों, कवि के, माता के, पिता के? नहीं बेटा, आंसर नंबर सी होगा, बच्चे के। ठीक है, किसके बेटा, बच्चे के, बच्चे का स्पर्श पाकर पिघल गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 8, अनिमेष देखना का अर्थ क्या होता है, रुक रुक कर देखना? नहीं मेरे बच्चे, लगातार देखते रहना, आंख खोलकर, लगातार देखना, लगातार देखते रहना, है ना, लगातार देखना। आंसर नंबर आपका बेटा सी वाला लॉक हो जाता है। वेरी गुड संदीप कुमार, आप मेरा मैसेज इग्नोर कर रहे हो बेटा, पढ़िएगा, इग्नोर मैसेज पर मत ध्यान दीजिए संदीप, जिंदगी बेटा मस्त मजेदार हो जाएगी नौकरी मिलने के बाद, है ना। मैसेज वैसेज पर ज्यादा ध्यान मत दो यार, मैसेज तो रात को ध्यान देते हो आप, बतेरा सोते हुए, है ना, देते हो ना, समझ गए ना कहां बोल रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं। चलो फिर कहता है बच्चों, कवि और छोटे बच्चों के परिचय का माध्यम कौन बनता है, कवि और छोटे बच्चों, मान लीजिए ये तो बेटा कवि है, ये तो कवि है, ये तो कवि महोदय है, और ये है छोटा सा बच्चा, है ना। तो कवि और इनके दोनों का जो माध्यम है आपस में, वो कौन बनी मेरे बच्चों, वो प्यारे बच्चे कौन बनी, वो बनी बेटा मां। मेरे बच्चों मां ने कराया है परिचय दोनों का आपस में, किसने कराया है, मां ने। प्रिया यादव कह रही है सर जी आपने मृत्यु नहीं बताई है, बेटा मृत्यु भी दरभंगा में हुई है इनकी, बच्चे नागार्जुन जी की मृत्यु भी दरभंगा में हुई है बेटा, दरभंगा में ही, दरभंगा, ठीक है, मृत्यु भी बेटा दरभंगा में हुई है, याद रखना कब, नागार्जुन जी की। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 10, किसकी उंगलियां बच्चों को मधुमर्क करा रही हैं, किसकी उंगलियां बताइए, कवि की, माता की, बहन की, डॉक्टर की? तो प्यारे बच्चे सब लोगों का आंसर होगा बेटा डॉक्टर थोड़ी था वहां, बहन थोड़ी थी वहां, कवि का परिचय करा रही है, कौन करा रही है, मां। किससे करा रही है, बच्चे से, है ना। तो बेटा आंसर नंबर आपका बी होना चाहिए, मां करा रही है। भाई माई तो परिचय करा रही थी बच्चे से कि वो है, 9 का ए। हाँ अच्छा बेटा, इसका आंसर नहीं बताया, ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की माता। चलो, कवि को क्या छवि मान लगती है, धूप, छाया, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की मां? कवि को क्या छवि मान लगा बेटा बताइए। तो बच्चों कवि को लगी बच्चे की मां, नहीं सॉरी, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की मुस्कान लगी छवि मान। आंसर नंबर सी वाला राइट करेंगे, ठीक है। हाँ वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर बेटा 12, फसल के उगने में किसका योगदान रहता है, सभी बच्चे बताइए। अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, खेती की मिट्टी के गुणधर्म का, या नदियों के जल का, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। खाना मैं तभी खाऊंगा जब आपके क्वेश्चन पूरे करा दूंगा बेटा। आप सबने खा लिया ना खाना,
है ना। चलो, तो बच्चों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम की भी जरूरत पड़ती है फसल में मेरे बच्चे, खेती की मिट्टी के गुणधर्म की भी, और बेटा नदियों के जल की भी। इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आंसर नंबर डी वाला राइट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 13, फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है, बताइए। काली संदली मिट्टी के मिश्रण द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा, नदियों के पानी द्वारा, चांद की किरणों द्वारा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या था। तो बेटा चांद की किरणों का तो कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, पूरी पंक्ति में कहीं भी नहीं हुआ। रासायनिक खाद का भी नहीं कहीं हुआ, काली संदली मिट्टी का भी जिक्र नहीं है बेटा, इसका तो गुणधर्म का मतलब जिक्र हुआ था। आंसर नंबर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, नदियों के जल का जादू है फसल। नदियों के जल का जादू है, क्योंकि नदियों में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो भूमि को पैदावार बनाते हैं, भूमि को मतलब उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा 3 का डी होगा बेटा, अब तो बता चुका हूं मैं मेरे लाल, अब भी क्यों परेशान हो। 3 का डी होगा 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 मेरे बच्चे। चलिए, जब झारखंड में कभी आऊंगा ना, तब तुम सब लोगों से मिलूंगा कि तब तुम क्लास में कैसे कैसे गुस्सा करते थे, कैसे कैसे लड़ते थे, है ना। पानी का जादू का अर्थ क्या है। पानी का प्रभाव, पानी पर जादू का करना, जादू से पानी उत्पन्न करना, पानी द्वारा जादू करना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए बेटा क्या होगा, है ना। भाई एक बात बताओ, यदि पानी अच्छा होगा, है ना बेटा, पानी अच्छा था, पानी का अच्छा होना ही तो पैदावार पर प्रभाव डालता है, पैदावार पर, बताइए। इसलिए पानी का प्रभाव पड़ेगा भूमि पर, तभी तो फसल अच्छी होगी, इसलिए तो पानी का जादू कहा है उसको। ठीक है, चलो राहुल कुमार गलत हो गया सर जी 13 का, कोई बात नहीं है बेटा, आगे दीजिए 14 15 का आंसर बताइए। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। मिट्टी के गुणों को, मिट्टी की नमी को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को, मिट्टी के धर्म को, बताइए। मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है, सभी का आंसर आइए। भाई तुम लोग भी तो किसान के ही बच्चे हो, ऐसा थोड़ी हम उद्योगपति की औलाद है यार। भाई हमारे पिताजी भी तो एक छोटे से किसान ही हैं, वो भी तो भूमि से जुड़े हुए हैं। नहीं मानते आप लोग, बोलो भाई मानते। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, वो बेचारे उनके पिताजी मजदूर भी होंगे, मजदूरी भी करते होंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके पिताजी किसान हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते होंगे, है ना। बिल्कुल, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको सबको पता ही है। तो बेटा मिट्टी का गुणधर्म होता है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कितनी है, कितनी पैदावार देती है, वो अच्छी मिट्टी होती है, तो है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक करेंगे। वेरी गुड, है ना। चलिए, मैथ की क्लास का समय बेटा अभी तो बचा हुआ है, जल्दी से पूरे कर लीजिए क्वेश्चन। किसे कोटि कोटि हाथों में स्पर्श की गरिमा बताई गई है, बताइए। किसान के, व्यापारी के हो जाता है, पानी में लगाने के लिए टाइम मिल जाता है हमें, दिन में कुछ हम ना भैया मजदूरी कर लेते हैं हम लोग पेट पालने के लिए। कवि ने संधली शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, बताओ। मिट्टी के लिए, फसल के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए, सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए। चलो, हाँ राहुल कुमार बेटा जल्दी आंसर दो, जवाब तुम्हारी बात का देता हूं मैं, तुम जवाब लेने के लिए मुझसे जब मैं वहां आऊंगा ना, है ना बच्चों, जब आपके झारखंड में आऊंगा कभी, तब आपसे मिलूंगा, है ना। बिल्कुल। पूनम सहानी, ओ नो, मेरा गलत हो गया, ओफो बच्ची। तो बेटा फसल के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं, वायु के लिए नहीं, मिट्टी के लिए प्रयोग हुआ है बेटा संधली, है ना। मिट्टी के लिए प्रयोग हुआ था संधली मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, है ना, जिसमें उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें पैदावार ज्यादा होती है ना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। हाँ सब लोग बताइए, तुलना किससे करी है। हाँ चलिए बेटा, सर जी क्लास बार बार रिपीट हो रहा था,
अच्छा, हो सकता है बेटा नेटवर्क इश्यू है, देखो तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में है ना। चलिए, चलो बेटा, अब सही है, देखो अब बताएंगे सब लोग। हाँ बेटा, नेटवर्क, ये पता नहीं क्या नेटवर्क में बेटा फ्लैक्चुएट हो गया। ठीक है, चलो बफ हो गया। हाँ, तो पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है, सब मेरे प्यारे बच्चे बताइए एक बार। बेटा, कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना, पत्थर का गलना, पत्थर बनना, पत्थर से पानी बनना। तो बेटा पत्थर से पानी बनना थोड़ी है, पत्थर से पत्थर बनना भी नहीं है, पत्थर का गलना भी नहीं है। ये है बेटा